नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। कर्नाटक ने केंद्र सरकार से सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने से संबंधित मानदंडों की पुनर्समीक्षा करने का आग्रह किया। वाणिज्य पर संसदीय स्थायी समिति ने भारत को लाभ पहुंचाने के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम शीर्षक से रिपोर्ट पेश की। महामारी से संबंधित स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक सुविधता तथा जोखिम फ्रेमवर्क लाया गया। कई राज्य अभी भी प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम ऊषा में शामिल नहीं हुए। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने एनएमसी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर व्यावसायिक आचरण विनियम 2023 को अधिसूचित किया। एक अध्ययन के मुताबिक मध्य भारत में मॉनसून पर अल नीनो का प्रभाव कमजोर होता दिख रहा है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। कर्नाटक ने केंद्र सरकार से सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने से संबंधित मानदंडों की पुनर्समीक्षा करने का आग्रह किया है। लंबे समय से मानसूनी वर्षा नहीं होने और अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों की समस्याओं को देखते हुए कर्नाटक ने केंद्र से आग्रह किया है कि वो सभी क्षेत्रों के लिए एक जैसा मानदंड यानी वन साइज फिट ऑल अपनाने की नीति की समीक्षा करे। साथ ही किसी क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट मानदंड विकसित करे। सूखे की अवधि घोषित करने के लिए समय अंतराल को फिर से परिभाषित करे और इसे कम करे। साथ ही सूखा घोषित करने में मृदा के प्रकार, फसल के प्रकार, तापमान जैसे कारकों पर भी विचार करे। राज्यों द्वारा सूखे की घोषणा के लिए कृषि मंत्रालय ने सूखा प्रबंधन मैनुअल 2016 जारी हुआ है। इसे 2020 में अपडेट किया गया था। इस मैनुअल में 3 चरणों वाले मापदंड अपनाने का सुझाव दिया गया, जो कि अनिवार्य संकेतकों पर आधारित है। इस मैनुअल में उन अलग अलग स्थितियों का उल्लेख किया गया है जो सूखा घोषित करने के आधार हो सकते हैं, जैसे कि सामान्य वर्षा से विचलन, मानकीकृत वर्षण सूचकांक और शुष्क अवधि। दूसरा है प्रभाव संकेतकों का आकलन। इसमें रिमोट सेंसिंग पर आधारित कृषि व वनस्पति सूचकांक, मृदा की नमी और जल विज्ञान आदि शामिल नहीं है। तीसरा है अंतिम चरण। ये चरण पिछले दोनों चरणों की स्थिति उत्पन्न होने के बाद आता है। इसमें राज्य सरकार जमीनी वास्तविकता जानने के लिए और सूखे के स्तर को गंभीर या सामान्य रूप में वर्गीकृत करने के लिए नमूना सर्वेक्षण करती है। एक बार सूखे की पुष्टि हो जाने के बाद राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी करती है। इसमें सूखा प्रभावित भौगोलिक क्षेत्र और प्रशासनिक इकाइयां वर्णित होती हैं। सूखे की अधिसूचना 6 महीने के लिए वैध रहती है यदि इस अवधि से पहले इसे गैर अधिसूचित न किया गया हो। अगली खबर स्टार्टअप से जुड़ी हुई है। वाणिज्य पर संसदीय स्थायी समिति ने भारत को लाभ पहुंचाने के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम शीर्षक से रिपोर्ट पेश की है। आपको बता दें कि भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश बन गया है। अप्रैल 2023 तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 98,119 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास के लिए ये कुछ प्रमुख कारक उत्तरदायी हैं। सबसे पहली बात है भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में होना। इसके अलावा इंटरनेट तक पहुंच और स्मार्टफोन के उपयोग में वृद्धि होना, वेंचर कैपिटल उपलब्ध होना, एंजल इन्वेस्टमेंट मौजूद होना और सरकारी पहलें। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत में स्टार्टअप्स को चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता है, तो कई चुनौतियां भी हैं, जैसे कि फंडिंग तक सीमित पहुंच होना, विनियामकीय जटिलताएं, कर से संबंधित जटिल मुद्दे, प्रतिभावान कर्मियों की कमी, अनुसंधान और विकास समर्थन की कमी। इसके अलावा बाजार की बढ़ती मांग के अनुरूप क्षमता विस्तार करने में समस्या। और इसीलिए इस रिपोर्ट में भारत के स्टार्टअप्स के बारे में ये कहा गया है कि 47% स्टार्टअप्स टियर 2 और टियर 3 शहरों से संबंधित हैं। भारत में 108 यूनिकॉर्न हैं। $1 बिलियन की वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न कहा जाता है। ये स्टार्टअप्स 56 से ज्यादा देशों में अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित हैं। इनमें आईटी सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान, शिक्षा, कृषि, खाद्य एवं पेय आदि शामिल हैं। इनमें से लगभग 47% मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक है। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के मुताबिक कृषि आधारित स्टार्टअप्स की उपस्थिति का विस्तार करने की जरूरत है। साथ ही कृषि में डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिमोट सेंसिंग जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। महिला उद्यमियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए मेंटरशिप कार्यक्रम, महिला उद्यमियों के प्रति समर्पित इंक्यूबेशन सहायता और वित्तीय समर्थन जैसे उपायों की मदद ली जा सकती है। स्टार्टअप्स के विकास को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों और खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों के बीच विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना चाहिए। वित्त पोषण की उपलब्धता और समय पर इसे जारी करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए और साथ ही सरकारी अनुदान तक त्वरित पहुंच प्रदान की जानी चाहिए। स्टार्टअप्स की दिशा में सरकार द्वारा कई पहलें की गई हैं, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया योजना, स्टार्टअप्स के लिए फंड्स ऑफ फंड,
स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस और रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार आईडेक्स। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महामारी से संबंधित स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक सुभेद्यता एवं जोखिम फ्रेमवर्क जारी किया गया। ये फ्रेमवर्क G20 टास्क फोर्स के आग्रह पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और यूरोपीय निवेश बैंक ने तैयार किया है। इसका उद्देश्य महामारी जनित स्वास्थ्य एवं आर्थिक सुभेद्यताओं तथा उनके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले जोखिमों को बेहतर ढंग से समझना है। कोविड-19 महामारी ने समृद्धि की गति और दिशा तथा वित्तीय एवं आर्थिक अभाव दरों को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। इन सबसे ऊपर इससे बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई है और समाज पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। FEVR में 2 घटक शामिल हैं। ये व्यवस्थागत कमजोरियों की पहचान करने, नीतिगत निर्णय लेने और निवेशों का मार्गदर्शन करने में सहायता करेंगे। ये घटक हैं प्रमुख स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक संकेतक जो कि महामारी के लिए प्रासंगिक हैं और जिन पर नीतिगत कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए इन संकेतकों पर निगरानी रखी जाएगी ताकि जोखिमों और आघातों को कम किया जा सके। सूचित निर्णय लेने के लिए अलग अलग नीतियों और निवेश संभावनाओं का स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों पर अलग अलग प्रभाव की पहचान करना है। इस फ्रेमवर्क का महत्व इसलिए है क्योंकि महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रभावी कदम उठाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रणनीतियों तथा निवेश प्राथमिकताओं की जानकारी देने के लिए ये एक मूल्यवान स्रोत है। स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक सुभेद्यताओं के बदलते वैश्विक परिदृश्य को समझने एवं नियमित आकलन के लिए ये एक स्थिर फ्रेमवर्क प्रदान करता है। ये स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक सुभेद्यताओं को उजागर करके समन्वयकारी संतुलन के साथ नीतिगत चर्चा के लिए अलग अलग मंत्रालयों के लिए रेफरेंस टूल के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर निवेश योजना बनाने में सहायता प्रदान करता है। कई राज्य अभी भी प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान में शामिल नहीं हुए हैं। PM ऊषा में शामिल नहीं होने की पात्रता के लिए राज्य सरकारों को केंद्रीय उच्चतर शिक्षा विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन करना होता है। इसके अलावा उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुताबिक अपने यहाँ प्रशासनिक और प्रत्यायन तथा अभिशासन संबंधी सुधार भी करने होते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की PM ऊषा के रूप में शुरुआत की गई थी। रूसा को 2013 में लॉन्च किया गया था। ये राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के संस्थानों को वित्त पोषण प्रदान करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य स्नातक छात्रों को रोजगार प्राप्त करने योग्य बनाना, बाजार की मांग वाले पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना और कौशल संबंधी महत्वपूर्ण कमियों की पहचान करना है। ये योजना कई बातों पर केंद्रित है, जैसे कि समानता, पहुंच और समावेशन सुनिश्चित करना। इसमें महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों, दिव्यांगजनों आदि के समावेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। रोजगार प्राप्ति योग्य बनाने के लिए उद्योग और शिक्षा जगत के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। रोजगार योग्य कौशल विकास की सख्त ट्रैकिंग और निगरानी की जाएगी। इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आदि को समर्थन दिया जाएगा। वहीं डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए ओपन डिस्टेंस लर्निंग, स्मार्ट क्लास, वर्चुअल लैब आदि की शुरुआत की जाएगी। एक्रेडिटेशन में सुधार करने के लिए बिना प्रत्यायन वाले संस्थानों की सहायता की जाएगी। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद से प्रत्यायन प्राप्ति को बढ़ावा दिया जाएगा। हालांकि उच्चतर शिक्षा से जुड़ी कई समस्याएं हैं, जैसे कि उच्चतर शिक्षा प्रणाली गंभीर रूप से विखंडित है, यानी कि एकरूपता की कमी है। इसके अलावा अलग अलग विषय पाठ्यक्रमों में सख्त विभाजन या अंतर मौजूद है और अध्ययन के क्षेत्र भी संकीर्ण है। विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा तक पहुंच भी सीमित है। अनुसंधान पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है और उच्चतर शिक्षा का गवर्नेंस भी उच्च स्तरीय नहीं है। PM ऊषा के घटक ये हैं कि ये बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय पर ध्यान केंद्रित करती है। ये प्रबंधन, निगरानी, मूल्यांकन और अनुसंधान अनुदान में सहायक है। लैंगिक समावेशन और समानता संबंधी पहलें इसके तहत की जाती हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालयों को मजबूत बनाने के लिए अनुदान दिए जाते हैं, कॉलेजों को मजबूत करने के लिए अनुदान दिए जाते हैं और नए मॉडल डिग्री कॉलेज स्थापित किए जाते हैं। और आइए अब चर्चा करते हैं अगली खबर की।
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने एनएमसी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर व्यावसायिक आचरण विनियम 2023 को अधिसूचित किया है। इस विनियम में व्यावसायिक आचरण के तहत रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को मरीजों को दिए जाने वाले प्रिस्क्रिप्शन, प्रमाण पत्र और भुगतान रसीदों में अपनी विशिष्ट पंजीकरण आईडी को दर्ज करना होगा। इसके अलावा जो निषिद्ध गतिविधियां हैं उसमें आरएमपी के लिए कई गतिविधियां निषिद्ध की गई हैं, जैसे कि रेफरल के नाम पर किसी अन्य चिकित्सक के साथ चिकित्सा शुल्क साझा करना, डायग्नोस्टिक सेवाओं से कमीशन प्राप्त करना, किसी उत्पाद या व्यक्ति का समर्थन करना और ओपन टू ऑल मेडिकल स्टोर चलाना। इसके तहत दवाइयों के लिए भी विनियम लाए गए हैं। प्रत्येक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को जेनरिक नाम वाली दवाइयां लिखनी होंगी जिसे स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सके। अनावश्यक दवाइयां लिखने से बचना चाहिए। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मरीज की चिकित्सकीय स्थिति की गंभीरता को न तो बढ़ा चढ़ाकर और न ही उसे कम करके बताएगा। सूचित सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया से कभी भी समझौता नहीं किया जाएगा, भले ही रोगी इसे समझने में असमर्थ हो, यानी रोगी को इन्फॉर्म किया जाएगा। साथ ही मरीजों को उपचार प्राप्त करने से मना करने का भी अधिकार होगा। सोशल मीडिया पर जो आचरण है उसमें टेलीमेडिसिन आधारित परामर्श और सोशल मीडिया पोस्ट के बीच स्पष्ट अंतर किया गया है और अनुशासनात्मक कार्रवाई में 5 स्तर डिसाइड किए गए हैं। इनमें सामान्य चेतावनी से लेकर आरएमपी को मेडिकल प्रैक्टिस से स्थायी रूप से वंचित करना तक शामिल है। अब इस विनियम का महत्व ये होगा कि ये मरीजों के उपचार के अधिकार को बढ़ावा देगा। इससे फर्जी चिकित्सकों की पहचान करने में मदद मिलेगी, किफायती दरों पर दवाएं प्रदान की जा सकेंगी और चिकित्सा परामर्श में प्रच्छन्न लागतों को कम करने में मदद मिलेगी। जेनरिक दवाओं का आपने नाम सुना, तो जेनरिक दवाएं वो दवा उत्पाद होते हैं जो खुराक, प्रभाव क्षमता और दवा देने के तरीके, गुणवत्ता, प्रभाव संबंधी विशेषता तथा इच्छित उपयोग के मामले में ब्रांडेड या फिर सूचीबद्ध दवाओं के समान ही होते हैं, लेकिन ये कम कीमतों पर उपलब्ध होते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक मध्य भारत में मॉनसून पर अल नीनो का प्रभाव कमजोर होता दिख रहा है। इस अध्ययन के अनुसार मध्य भारत में होने वाली मॉनसूनी वर्षा पर अल नीनो का प्रभाव कम हुआ है, जबकि उत्तर भारत में इसका प्रभाव बढ़ा है। वहीं दक्षिण भारत में होने वाली मॉनसूनी वर्षा में अल नीनो के कारण ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। अल नीनो मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि से जुड़ी एक जलवायु संबंधी परिघटना है। ये परिघटना मौसम प्रणालियों और महासागरीय स्थितियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। आमतौर पर अल नीनो की परिघटना औसतन 2 से 7 साल में एक बार घटित होती है। इससे सक्रिय होने पर भारतीय उपमहाद्वीप में मॉनसून का परिसंचरण कमजोर हो सकता है। अल नीनो मॉनसून को कैसे प्रभावित करता है, आइए आपको बताते हैं। ये वॉकर परिसंचरण के कमजोर होने का कारण बनता है, जो वायु एवं नमी के सामान्य प्रवाह को बाधित करता है। ये जेट स्ट्रीम के प्रवाह में बदलाव लाता है। अल नीनो से मौसम प्रणालियों की गति और आर्द्रता का परिवहन प्रभावित होता है और इसी की वजह से हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच दाब प्रवणता कमजोर हो जाती है तथा पवनों की प्रवाह प्रणाली भी बदल जाती है। इससे वायुमंडलीय स्थिरता आती है। ये वायु की ऊर्ध्वाधर गति को रोकती है और संवहनीय बादलों के विकास में अवरोध पैदा करती है। अल नीनो के और भी कई प्रभाव हैं, जैसे कि दुनिया भर में समुद्री मत्स्यन को नकारात्मक रूप में ये प्रभावित करता है। स्थानीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा संबंधी खतरा पैदा होता है और प्रभावित देशों में सूखा पड़ने की आशंका बढ़ जाती है तथा वस्तुओं के सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि देखी जा सकती है। सामान्य वर्ष में विषुवतीय पवनें गर्म जल को अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। प्रशांत महासागर में ऐसा होता है और इससे दक्षिण अमेरिका के तट पर ठंडे जल की मौजूदगी होती है। वहीं एल नीनो वर्ष में कमजोर पूर्वी पवनें होती हैं, जिसमें गर्म जल गति करते हुए दक्षिण अमेरिका तक पहुंच जाता है और ये प्रशांत महासागर के क्षेत्र को गर्म करता है। इसीलिए यहाँ पर गर्म शीत ऋतु पाई जाती है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। अनिवासी भारतीय यानी एनआरआई द्वारा भारत में धन का विप्रेषण। वित्त मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 में एनआरआईज द्वारा भारत में किए जाने वाले धन विप्रेषण में 26% की वृद्धि हुई है। भारत पिछले कई वर्षों से वैश्विक स्तर पर विप्रेषण का शीर्ष प्राप्तकर्ता बना हुआ है। रेमिटेंसेस आमतौर पर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किया गया धन का भुगतान होता है। इसमें दोनों व्यक्ति अलग अलग देशों में स्थित होते हैं। भारत के लिए विप्रेषण के शीर्ष स्रोत हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर और सऊदी अरब। रेमिटेंसेस का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये भारत के चालू खाते को मजबूती प्रदान करता है, वित्तीय संकट का सामना करने के लिए ज्यादा स्थिर और प्रतिचक्रीय होता है।
अगला टॉपिक है राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना। शिक्षा मंत्रालय तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने NAPS में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की शुरुआत की है। NAPS को कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तहत 2016 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य वित्तीय प्रोत्साहन, प्रौद्योगिकी और समर्थन प्रदान करके देश में प्रशिक्षुता को बढ़ावा देना है। NAPS के 2 घटक हैं। प्रति प्रशिक्षु निर्धारित स्टाइपेंड के 25% की प्रतिष्ठानों को प्रतिपूर्ति की जाती है, विशेषकर MSMEs को। प्रति प्रशिक्षु 7,500 रुपए तक बुनियादी प्रशिक्षण लागत साझा की जाती है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण विज्ञान शिक्षा मंत्रालय कार्यान्वित करता है। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण अधिगम सामग्री समिति। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने NSTC का गठन किया है। इसे कक्षा 3 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम और शैक्षिक सामग्री को आकार देने के लिए गठित किया गया है। इसमें 19 सदस्य हैं। NSTC का कार्य स्कूल पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण और अधिगम सामग्री का राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के साथ संरेखण सुनिश्चित करना है। पाठ्यपुस्तकों को विकसित करने के लिए इसकी विषय विशेषज्ञों से युक्त पाठ्यचर्या क्षेत्र समूहों द्वारा सहायता की जाएगी। इससे पहले स्कूली शिक्षा के लिए NCF 2023 ने स्कूली शिक्षा के व्यापक पुनर्गठन की सिफारिश की थी। बोर्ड परीक्षा का वर्ष में 2 बार आयोजन और 12वीं कक्षा के लिए सेमेस्टर प्रणाली की शुरुआत और छात्रों का अंतर विषयक यानी इंटरडिसिप्लिनरी विषय चुनने की स्वतंत्रता। अगला टॉपिक है मेटाजीनोम अनुक्रमण। मेटाजीनोमिक अनुक्रमण सीधे पर्यावरण या प्रयोगशाला से नमूनों का उपयोग करके सूक्ष्मजीवों समुदायों की आनुवंशिक सामग्री का विश्लेषण करने की एक विधि है। इसका उपयोग सूक्ष्मजीवों की विविधता, उनकी अंतरक्रिया तथा मूल पर्यावासों में उनके कार्यों के बारे में जानकारी दे सकता है। इससे रोगजनकों का पता लगाने और वायरल प्रकोप की निगरानी करने में मदद मिलेगी। कुछ व्यक्तियों में वायरल संक्रमण को नकारने तथा इसकी बजाय उसके लक्षणों को कीटनाशक विषाक्तता से जोड़ने में सहायता मिलेगी। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली NAFIS। NAFIS एक वेब आधारित एप्लीकेशन है। ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त आपराधिक फिंगरप्रिंट डेटा की एक केंद्रीय रिपोजिटरी है। ये किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 10 अंकों का एक विशिष्ट राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट नंबर NFN प्रदान करता है। इसे केंद्रीय फिंगरप्रिंट ब्यूरो नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो प्रबंधित करता है। किसी अपराधी के लिए इस विशेष आईडी का उपयोग जीवन पर्यंत किया जा सकता है। इसमें अलग अलग FIR के तहत दर्ज भिन्न भिन्न अपराधों को एक ही NFN से जोड़ा जाएगा। ये डेटाबेस एकीकृत पाम प्रिंट और फिंगरप्रिंट दर्ज करने और आकृति प्राप्त करने, स्टोरेज करने तथा मिलान करने की सुविधा प्रदान करता है। अगला टॉपिक है पांडुलिपियां। संस्कृति मंत्रालय भारतीय पांडुलिपियों के संरक्षण पर एक कानून लाने की योजना बना रहा है। पांडुलिपि कागज, पेड़ की छाल, कपड़े, धातु, ताड़ के पत्ते या किसी अन्य सामग्री पर कम से कम 75 वर्ष पुराने हस्तलिखित संकलन होते हैं। इसका महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य परक महत्व होता है। लिथोग्राफ और मुद्रित खंड पांडुलिपियां नहीं होते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन आरंभ किया है। इसका उद्देश्य भारत में पांडुलिपियों को संरक्षित करना है। भारत में ब्राह्मी, कुषाण, गौड़ी, लेप्चा, मैथिली जैसी अलग अलग प्राचीन लिपियों में रचित अनुमानतः 10 मिलियन पांडुलिपियां हैं। मौजूदा पांडुलिपियों में से 75% संस्कृत में है, जबकि 25% क्षेत्रीय भाषाओं में है। अगला टॉपिक है नागझीरा टाइगर रिजर्व। नागझीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के भंडारा और गोंदिया जिले में स्थित है। ये नवेगांव नागझीरा राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा है। इस राष्ट्रीय उद्यान में शुष्क पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती और बांस के जंगल पाए जाते हैं। यहाँ की प्रमुख वृक्ष प्रजातियां हैं सागौन, बांस, तेंदुआ और महुआ। जीव जंतुओं में यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, सांभर हिरण, गौर, चित्तीदार हिरण, जंगली सुअर और लंगूर आदि पाए जाते हैं। नागझीरा टाइगर रिजर्व में नवेगांव झील, नागझीरा झील और इटिया डोह बांध है। अगला टॉपिक है ग्वादर बंदरगाह। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ये चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्वादर बंदरगाह फारस की खाड़ी में प्रवेश के बिंदु के नजदीक अरब सागर में स्थित है।
और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। संत रविदास। इनका जन्म सन 1377 में हुआ था और इन्होंने इस दुनिया को 1540 में अलविदा कहा। ये 15वीं शताब्दी के एक महान कवि, दार्शनिक और समाज सुधारक थे। ये उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। बेगमपुरा शहर की कल्पना उन्होंने एक ऐसे शहर के रूप में की थी जिसमें कोई दुखी न हो तथा वो शांति और मानवता से भरपूर हो। उन्होंने छुआछूत की प्रथा के खिलाफ कार्य किया था और हिंदू मुस्लिम एकता का भी समर्थन किया था। उनके पद, भक्ति गीत और अन्य लेखों का गुरु ग्रंथ साहिब में संकलन किया गया। उन्हें मीराबाई का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। संत रविदास करुणा, सामाजिक न्याय, समतावाद और मानवतावाद की प्रतिमूर्ति थे। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।